So first question is, what are homologous solution? So homologous mixture is solute and solvent mixed together properly. Solute plus solvent is solution. Next, there is table in NCERT that what are type of solution. So here there are three type of solution. We will divide it in three categories where solvent is solid, otherwise in other solvent is liquid, and a third category solvent is gas. So one by one we can divide solid in solid, liquid in solid. We will say solid in solid, liquid in solid. So there will be example. तो they will ask for example कि solid in solid का example बताइए. तो alloy. तो alloy हो जाएंगे इसके example. Amalgam ये आपके main है जो आप भूल जाते हैं एग्जाम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. इन गैस, तो यहाँ पे अगर आप इन लोगों लगा दोगे तो आपको ये इजी हो जाएगा सॉल्यूशन बनाना. सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड. तो ये आपका लार्ज अमाउंट में, ये आपका लार्जर अमाउंट में और ये स्मॉल अमाउंट में. सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल हो गया शुगर इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन इन टोलिन, या अल्कोहल इन वाटर. तो ये आपके सारे एग्जांपल हैं इसके. लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का क्या एग्जांपल हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस, गैस इन गैस, O2 एंड N2. इसमें से आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है. तो व्हाट आर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन में भी डेफिनेशन सेम आएगी, होमोजेनियस मिक्सचर में भी सेम आएगी. तो सॉल्यूशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये सारे टाइप आपके आ सकते हैं. तो ये आपका स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट जो है आपका, और सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में. तो इसमें से एलॉय एंड एमलगम आप याद रखना है मेन, बाकी भी याद रखने हैं. नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इस पार्ट में से आपका बेटा नंबर 1 डेफिनेशन आ सकती है. डेफिनेशन किस किस की आ सकती है? मोलैरिटी की मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट डेफिनेशन. मोलैरिटी, पार्ट पर मिलियन, इनकी डेफिनेशन ज़्यादातर आती है. मोल फ्रैक्शन, तो इसमें आपने करना है प्रिपेयर डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल. 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. तो प्रैक्टिस प्रॉपरली, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है. तो इनके सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं. पार्ट पर मिलियन भी आप, यू कैन नॉट लीव विद दिस टॉपिक, आपने छोड़ना इसमें कोई नहीं है. तो ऑल दिस टॉपिक्स टेल यू कि कितने ग्राम आपका सोल्यूट, कितने ग्राम, कितने लीटर्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि जैसे आपकी मदर घर में शुगर डिज़ोल्व करती है वाटर में, तो कितने ग्राम शुगर, फॉर एग्जांपल 1 टीस्पून में आप मान लो 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व होती है, तो आपकी मदर ने कितने ग्राम शुगर कितने पानी में डिज़ोल्व करी, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं. मास परसेंटेज में ये सारी चीज़ आती है. आपकी मम्मा ने शुगर इन वाटर डिज़ोल्व करा 1 ग्लास में, ठीक है? तो आप कहोगे मम्मा इसका मास परसेंटेज बताओ. आप उसका मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकते हो, आप उसका मोलैरिटी भी पूछ सकते हो और मोलैरिटी भी पूछ सकते हो, ठीक है? वॉल्यूम इन वॉल्यूम जब आता है तो वो लिक्विड के लिए आता है, सेम चीज़ होती है मास परसेंटेज, वॉल्यूम इन वॉल्यूम. जैसे अल्कोहल इन वाटर, मोल फ्रैक्शन कुछ भी पूछ सकते हो. पार्ट्स पर मिलियन तब होता है जब आप बहुत स्मॉल अमाउंट किसी लार्ज उसमें डिसॉल्व करते हो वाटर में. जैसे क्लोरीन टैबलेट प्यूरिफाई करने के लिए वाटर को यूज़ होती हैं, तो उसके लिए आपको पार्ट पर मिलियन आता है. तो इसमें से इस पे बेस 1 मार्क का न्यूमेरिकल, मोलैरिटी पे 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं. मोल फ्रैक्शन में 3 मार्क्स के सारे न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल का लिंक मैं आपको, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का लिंक्स आपको मैं शेयर कर दूँगी. तो आपने ये सारा प्रिपेयर करना है. नंबर 1 डेफिनेशन प्लस जैसे मैंने कहा आपको उस तरह से आपने न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं. इसमें ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी? मोलैरिटी. तो मोलैरिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एंड मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिकॉज मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वॉल्यूम ये आ गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन. तो इसमें आपका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया. तो बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो मोलैरिटी आपकी डिपेंड करती है. एम, मोलैरिटी का सिंबल आपका क्या है? कैपिटल एम. तो मोलैरिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है.
तो आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन 1 मार्क की कई सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन इन क्वेश्चन पेपर। ये आपको ये भी करनी है डेफिनेशन, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि solubility, name the factor on which solubility of gas depend। तो solubility फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बोतल में सी मान लिया फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है या किसी चीज़ है, उसमें आपने CO2 गैस डिज़ोल्व करनी है। तो CO2 गैस डिज़ोल्व करनी है तो उसमें सॉल्युबिलिटी किस-किस चीज़ पे ज़्यादा, किसी की ज़्यादा डिज़ोल्व हुई है, किसी में कम डिज़ोल्व हुई है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो इसमें नंबर 1 नेचर ऑफ गैस, जो गैस इज़िली लिक्विफाइबल है, वो इज़िली डिज़ोल्व हो जाएँगी, लिक्विड के साथ इज़िली मिक्स होके लिक्विड बना लेंगी, तो इज़िली डिज़ोल्व हो जाएँगी, ठीक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एक मशीन ने प्रेशर कम लगाया है तो उसकी उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जैसे कैंपा में CO2 गैस डिज़ोल्व होती है। एक फैक्ट्री CO2 में प्रेशर कम लगा रही है, CO2 का प्रेशर अपनी मशीन से, तो उसमें CO2 कम डिज़ोल्व होगी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मशीन भी डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर लगा रही है। ठीक है? तो CO2 अगर ज़्यादा प्रेशर से आप उसको फ़िल करोगे तो ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, कम प्रेशर से फ़िल करोगे तो कम डिज़ोल्व होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा मशीन से इसमें डिज़ोल्व कर रहा है CO2 कैंपा की बोतल में, दूसरा फेस माउथ से कर रहा है, ब्लो करके, तो माउथ से तो प्रेशर आप बना ही नहीं पाओगे, तो उसमें कम डिज़ोल्व होगी। हो जाएगी लेकिन कम डिज़ोल्व होगी। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब एक बंदा तो यहाँ पे इसमें CO2 कोई वन पर्सन इज़ डिज़ोल्विंग, ट्राई टू डिज़ोल्व CO2, दूसरे ने थोड़ा-सा इसको गर्म कर दिया। तो क्या हो गया, CO2 तो फिज़ आउट हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ से गर्म कमरे में रख दिया, फ्रिज में रखने से CO2 डिज़ोल्व रहेगी। खोल के बाहर रूम में रख दोगे तो भी आपकी CO2 गैस जो है एस्केप कर जाती है। ठीक है? इसमें क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर में CO2 गैस आप जो उसमें कोल्ड एक्वेटिक एनिमल में कौन-सी? एक्वेटिक एनिमल O2, दे इन्हेल O2 फ्रॉम वाटर। तो टेम्परेचर हाई होगा तो जैसे CO2 हाई टेम्परेचर पे एस्केप कर जाती है, तो पॉन्ड से या रिवर से या वाटर बॉडी से O2 भी थोड़ी-थोड़ी एस्केप करना शुरू कर जाती है, हाई टेम्परेचर पर। तो इसलिए दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हॉट वाटर। नेक्स्ट इज़ हेनरीज़ लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? यही कहता है कैंपा में जो गैस हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, कितनी हो रही है वो डिज़ोल्व, ठीक है? कैंपा में जब हम गैस डिज़ोल्व करते हैं तो उसका प्रेशर कितना हो रहा है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज़। अब हमने इसमें जो कर दिया है, इसमें कैंपा की बोतल अब खुली तो हम करेंगे नहीं, प्रेशर बनेगा ही नहीं अगर खुली करेंगे, तो गैस बनने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ कर दिया तो कुछ कुछ गैस हमारी क्या रहेगी, इसमें कैंपा की बोतल के लिक्विड में डिज़ोल्व रहेगी यहाँ पर, और कुछ गैस ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। कुछ तो उसमें डिज़ोल्व रहेगी लिक्विड में। तो जो गैस ऊपर आ जाएगी यहाँ पर एम्प्टी स्पेस में, तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर, इट विल एक्सर्ट प्रेशर। तो क्या करेगी, इसमें प्रेशर अप्लाई करेगी। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। तो हेनरी हैज गिवन दिस लॉ, P इज प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो इसमें दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दिस सॉल्यूशन। तो पी का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, वेयर के एच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। अब इसमें हेनरी लॉ की एप्लीकेशन आई थी 1 मार्क और 2 मार्क की। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। फॉर्मूला लर्न करना है, इसमें आपने डेफिनेशन लर्न करनी है, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, 1 मार्क का। 1 मार्क आप यू विल गेट इट इन बोर्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन कैन गेट, you can get in board. Application in soft drinks. Soft drinks are sealed under high pressure to increase solubility of CO2. हाई प्रेशर से, जैसे भी आपको बताया था ऊपर, हाई प्रेशर से इसमें गैस डाली जाती है टू डिजोल्व मोर CO2 इन वाटर। टू वर्ड बैंड, जो पेनफुल कंडीशन होती है स्कूबा ड्राइवर में, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, स्कूबा ड्राइवर्स। तो स्कूबा ड्राइवर्स ये रहा है, इसमें गिवन है। स्कूबा ड्राइवर आपने याद करना है, बैंड कंडीशन लर्न करना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी वन यू कैन गेट इन एग्जाम। तीनों इसमें से, तीनों में से कुछ भी नहीं आपने मिस करना, तीनों करना है। एनॉक्सिया क्या है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो या आप पहुंच गए पहाड़ों में, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक लेयर है।
तो यहाँ पे जो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसके ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा है, गैसेस ज़्यादा है। जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसके ऊपर गैसेस कम है। तो ही विल गेट मोर लेस गैसेस। लेस गैसेस मीन्स लेस ऑक्सीजन। तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका गैसेस कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सोचना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो लो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड सेल हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे उसको, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बोलते हैं। अब हेनरी लॉ आपने कर लिया, सारा कर लिया, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा आपका रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को समझने से पहले हेनरी लॉ के बाद बेटा आ जाता है रॉल्स लॉ। इसके बाद आता है रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ कहता है कि गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। रॉल्स लॉ क्या कहते हैं? रॉल्स लॉ कहते हैं if two liquid dissolve in each other, or one solid and one liquid dissolve in together. One solid, one liquid, two liquid, और two liquid out of which one is non volatile, मतलब उसमें से एक नॉन वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मीन्स विच कैन चेंज इनटू वेपर्स। जो चीज वेपर में चेंज हो जाए उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे वाटर हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है। एंड नॉन वोलेटाइल मीन्स शुगर। शुगर को आप हीट करोगे तो वेपर में चेंज नहीं होती, तो उसको हम, जैसे शुगर है जी, जैसे बी है, मैंने बी का वेपर यहाँ नहीं दिखाया हुआ, तो मैं कह सकती हूँ शुगर है। शुगर इज नॉन वोलेटाइल। देखो बी का वेपर मैंने यहाँ नहीं दिखाया हुआ। यहाँ पे दो लिक्विड है ए एंड बी। यू कैन से दो लिक्विड है इथेनॉल एंड वाटर, दोनों वेपर में चेंज हो गए तो वोलेटाइल। इसमें से बी देखो, ए का वेपर बना हुआ है, बी का नहीं बना हुआ, तो आई कैन से बी इज नॉन वोलेटाइल। तो ऐसे होता है। तो रॉल्स लॉ आपका दो तरह से होता है। नंबर वन, बोथ आर वोलेटाइल एंड आउट ऑफ टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वन इज नॉन वोलेटाइल। जैसे शुगर इन वाटर ले लो तो ये नॉन वोलेटाइल हो गया। तो उसके लिए आपको वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर जरूर नहीं है कि दो का ही हम मेजर करते हैं। वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल मैं प्योर वाटर भी ले सकती हूँ। आई कैन टेक प्योर वाटर, तो इसका मैं वेपर प्रेशर देख सकती हूँ कितना वेपर है। तो वेपर प्रेशर, सबसे पहले हमने ये टर्म्स हमें समझने हैं, ठीक है। फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड, अब ये जो मैंने दो लिक्विड लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो वोलेटाइल लिक्विड है, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल वाटर दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिए, तो दोनों वोलेटाइल है, बोथ विल चेंज इनटू वेपर्स। अब इसमें दोनों आपके वेपर में चेंज होंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, बोथ आर एक्सर्टेड प्रेशर है। तो इसका जो प्रेशर है उसको हम कहूंगी पीए। पीए। और इसका जो प्रेशर है इसको मैं कहूंगी पीबी। तो इसको कहेंगे पार्शियल है, क्योंकि थोड़ा ये एक्सर्ट कर रहा है, थोड़ा ये कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पीए एंड पीबी। अगर प्योर लिक्विड का देखते हैं तो हम कहेंगे पी नॉट, मतलब उसमें कुछ नहीं है तो हम यहाँ नॉट लगा देते हैं, पी नॉट। प्योर लिक्विड पी नॉट, पी ए, पी बी। तो पी आपका क्या हो जाएगा, पी इजिकल टू, ये प्रेशर क्या किस पे डिपेंड करेगा, इसके मोल फ्रैक्शन में। अगर ए ज्यादा है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, बी ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है। तो पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू काई काई ए, और पी बी इजिकल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ऐसी पी ए आपका। अब डाल्टन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ कहते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर विल बी कॉस ऑफ बोथ ऑफ द लिक्विड। तो पी ए प्लस पी बी दोनों आपके लिक्विड प्रेशर शो करेंगे, तो आपका पी टोटल हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल हेयर। तो पी टोटल हो जाएगा पी नॉट ए प्लस काई ए, पी नॉट बी प्लस काई बी। दोनों आपके प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से टोटल प्रेशर होगा। कई बार इसमें जो होता है, जैसे काई ए की वैल्यू मिसिंग कर दी, किसका मोल फ्रैक्शन क्या है, काई भी दे दिया, तो टोटल का प्रेशर हम दोनों का प्रेशर 1 मानते हैं, तो काई ए का 1 माइनस काई बी से आपका निकल जाएगा। जैसे देखो मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो इसको 1 माइनस काई बी करके आप इसका प्रेशर निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हॉट क्वेश्चन में कर सकते हो कि ये बच्चे ढूंढते रहते हैं कि काई ए की वैल्यू तो दी नहीं भी, अब कहाँ से निकालें, निकालनी होती है ऐसे। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, रॉल्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, ये सारे करने हैं, ठीक है। तो इसमें रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड, अगर ऐसे है तो अपने लॉ अलग देना है।
अगर आएगा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड, रॉल्स लॉ इफ वन लिक्विड इज नॉन वोलेटाइल एंड अदर वन इज वोलेटाइल, तो अगर एक इसमें से वोलेटाइल है अदर नॉन वोलेटाइल है, रॉल्स लॉ आपका क्या है, तो अब इसकी वजह से प्रेशर बन रहे हैं, इसकी वजह से वेपर प्रेशर है ना, इसकी वजह से तो है ही नहीं, बी की वजह से, तो रॉल्स लॉ पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए की वजह से हो जाएगा, तो पी ए की वैल्यू रख दी, बी कहीं है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा इसका, तो पी टोटल ए की वजह से, तो ए की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से उठा के, पी बी की वजह से है ही नहीं क्योंकि पी बी तो वोलेटाइल है ही नहीं, इट इज नॉट इवेपोरेटिंग। तो रॉल्स लॉ दो हैं, तो दोनों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ध्यान से दोनों पढ़ने हैं, एक में दोनों वोलेटाइल है और एक में एक नॉन वोलेटाइल है, दोनों लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं और एक सॉलिड और एक लिक्विड भी हो सकता है। जैसे अगर ये यहाँ पे लिक्विड है, अगर ए उड़ रहा है तो मैं इसे लिक्विड कहूंगी और बी नहीं उड़ रहा तो मैं इसे सॉलिड कहूंगी, क्योंकि मैंने बी का वेपर नहीं बनाया, ठीक है, तो इसे मैं लिक्विड कहूंगी। इसमें बेस न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल, देयर इज प्रोबेबिलिटी, 3 मास का न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है। रॉल्स लॉ दोनों दोनों दो रॉल्स लॉ करने और इसमें बेस न्यूमेरिकल करने हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, डिस्टिंग्विश 2 मास का आ सकता है। इसका डिस्टिंग्विश मैं सिंबल ऐसे बनाऊंगी कि डिस्टिंग्विश ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन सिंबल ऐसे बनेगा कि डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स का करना है। डेफिनेशन करनी है 1 मार्क की, डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश दोनों आते हैं। तो विच ओबे रॉल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन क्या है, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इनके एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी में ऑल एग्जाम्पल करने हैं, नॉन आइडियल और आइडियल के जरूर करने हैं, क्योंकि कई बार वो एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं दैट दिस सोल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल और नॉन आइडियल, तो इसमें भी एग्जाम्पल सारे लर्न करने हैं, जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अपने नोट्स में प्रॉपर लर्न करने हैं आपने। 1 मार्क का एग्जाम्पल आ सकता है कि दिस एग्जाम्पल मिक्सचर इज रिलेटेड टू आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इसमें आइडियल सोल्यूशन में अब आता है ए बी इंटरेक्शन। तो ए इंटरेक्शन क्या है बेटा, ये इसके बारे में आपने करना है कि इसमें इंटरेक्शन सेम रहता है और इसमें इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू द, फॉर एग्जाम्पल ए और बी में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था तो ए बी में भी स्ट्रॉन्ग है, वीक था तो ए बी में भी स्ट्रॉन्ग वीक है। यहाँ पर जैसे ए ले लो, वाटर ले लो, वाटर में आपका क्या होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बी में ले लो एसीटोन, एसीटोन इसमें डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब जो एसीटोन एंड वाटर मिक्स करते हैं तो एसीटोन वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है, तो अब इसमें स्ट्रॉन्ग था ए में और बी में नॉर्मल था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, तो आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, डाइपोल डाइपोल। तो अब बनने के बाद इसकी वाटर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था वो ब्रेक हो गया, तो जो नया इंटरेक्शन बना है वाटर और एसीटोन में वो पहले वाले से इक्वल नहीं है, कम बना है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क की पूछ लेते हैं। व्हाट विल बी द डेल्टा एच एंड डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन में इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एच ना हीट निकलेगी ना एब्जॉर्ब होगी, एंथैल्पी इसकी इसमें आपका इक्वल नहीं आएगा। तो ये 1 मार्क का पूछ लेते हैं, 1 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपका ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं जो ये वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन, वी डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ऑन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपने ये यहाँ पर भी लिखना है, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इधर भी पूरा आएगा। ये ए एंड बी इंटरेक्शन इज नॉट, ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी इंटरेक्शन, बहुत जरूरी है लिखना। पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस बी, मतलब इसमें पॉजिटिव, इसमें डेविएशन आ जाता है, तो डेविएशन इसमें 2 टाइप के आते हैं, जो ये है इसका, ये डेविएशन इन्होंने बताया, डेविएशन आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो बेटा ये तो आपका हो गया आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आ जाता है 1 मार्क का। आपको क्या इसकी डेफिनेशन करनी है, ग्राफ करने तीनों, ये आपको इसमें इसकी वैल्यू भी लिखनी है साइड में, ग्राफ में मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वेपर प्रेशर, सारा कुछ लिखना है। ये देखो अब जैसे इसमें पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर देखो यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे,
ये ग्राफ में कम हो गए हैं। ए बी इंटरेक्शन इज वीकर। ए बी इंटरेक्शन जो है आपके, जो आपका ये इंटरेक्शन है, ये वाला दिखाया था, ये वीक हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में जो वीक हो जाएगा, तो आपके वेपर ज़्यादा बनने लग जाएंगे ऑफ कोर्स। इसमें क्या है, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद इसमें आएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन करनी है आपने, 1 मार्क। डेफिनेशन जरूर आती है इसकी, वाटर एजियोट्रॉप, वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वाटर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन आपने करनी है, दोज मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर एज वेल एज इन लिक्विड फेज। तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब इसमें एजियोट्रॉप क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन 1 मार्क की। इट कैन बी देयर इन योर एग्जाम, तो ये छोड़नी नहीं है कोई भी। तो मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज and boil at constant temperature are known as azeotrophs. Azeotrophs may be of positive मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। अब ये देखो, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इसको वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसको मुझे गर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेस हीट चाहिए। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कैसे बनता है, बॉइलिंग पॉइंट से बनता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन टी से शुरू होती है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम एटमॉस्फेयर, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, हमें इसको बॉयल करने के लिए आई नीड लेस हीट, लेस हीट। तो जहाँ लेस हीट है, वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, तो मुझे लेस हीट रिक्वायर्ड चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने इसे बॉयल करना है। और यहाँ कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखो यहाँ जो हमारा नेगेटिव डेविएशन से था, वेपर इसके कम बन गए, तो मुझे वेपर प्रेशर यहाँ इक्वल लाने के लिए, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल लाने के लिए मुझे इसको ज़्यादा हीट चाहिए। अब मैं इसे गर्म करूंगी सोल्यूशन को, आई नीड मोर हीट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, आपको सारे लर्न करने हैं, जितने भी आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं सारे लर्न करने हैं। और इसके बाद ये इसमें इसमें देखो दिया हुआ है, जैसे एल्कोहल C2H5 अगर हम ले लें, या मिथेनॉल ले लें, या इथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लिया, C2H5 ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ आई ऐड एसीटोन इन इट, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो एसीटोन की वजह से टूट जाएगी। तो इसमें जो मॉलिक्यूल पहले दो दो उड़ रहे थे, अब एक एक उड़ने लग जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा वेपर उड़ने लग जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसी एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है अगर दो मॉलिक्यूल एसीटोन के हैं। और क्लोरोफॉर्म में, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट व्हेन वी ऐड ईच बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, न्यू बॉन्डिंग बन गई, तो हम इसको कहेंगे ए बी इंटरेक्शन इज मोर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ बन गई, वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानी जाती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स में। तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो देखो अब वेपर स्ट्रॉन्ग बन गए। अब जहाँ एक एक एसीटोन अलग अलग घूम रहे थे, सिंपल इसमें इंटरेक्शन था, अब इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई मिक्स करने से, तो नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया ये। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो यू कैन से द प्रॉपर्टीज which depend upon the number of particles of the solute are known as colligative property and do not depend on the nature of solute. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वी हैव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 डेफिनेशन, एंड नंबर 2 नेम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है,
तो आपने चारों बोलनी है। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 4 ऑस्मोसिस। ये चारों आपने बोलनी है। इनके फॉर्मूले आपने करने हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो फॉर एग्जांपल इफ यू डिसॉल्व, ये अब इसका मतलब क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? ये है कि सेकंड वाला जो रॉल्स लॉ है इसमें लगता है, सेकंड वाला रॉल्स लॉ। सेकंड क्या कहता है? इफ वन इज इन ए मिक्सचर, इफ वन ऑफ द सोल्यूट इज, वन ऑफ द कंपोनेंट या सोल्यूट बोल लो, जैसे वाटर में अगर मैं शुगर डाल दूं तो शुगर है, शुगर आपका ऊपर, इसको मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ शुगर को, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल को ये शो कर रही हूँ। सम ऑफ द सरफेस विल ऑक्यूपाइड बाय शुगर, तो केवल वाटर मॉलिक्यूल आपके उड़ेंगे, इवेपोरेट होंगे। सेम केस अगर मैं यहाँ लेती हूँ, ये मैंने देखो सेम केस ले लिया, वाटर ले लिया। इफ आई टेक वाटर, ओनली वाटर, यहाँ पे वाटर ले लेती हूँ। सो इफ आई हैव दिस वाटर मॉलिक्यूल, सो प्योर वाटर, तो बोथ विल इवेपोरेट। तो आपको क्या मिलेगा? टू, you have this number of for example two numbers of water molecule are there on the surface, at two both will evaporate. In this case some sugar molecules will come on the surface, occupy the surface, और यहाँ पे आपका वेपर कम बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग कब होगी? जब आपका रॉल्स लॉ 2 लगेगा, जिसमें शुगर या नॉन वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड आपका वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो मोस्टली आपके केस में शुगर या सॉल्ट है, ज़्यादातर शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं। तो अब आपके देखो यहाँ वेपर आपके ज़्यादा बन रहे थे, शुगर डालने से कम बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी का फॉर्मूला है कितनी लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर की। ये देखो पहले इतने था, प्योर वाटर में इतना था, तो P1 नॉट प्योर वाटर, तो ठीक है, पहले इतना था और फिर उसके बाद सोल्यूशन का इतना हो गया और प्योर वाटर का इतना था। तो किस पे डिपेंड करेगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपका आना था N2/N1, तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम N2 को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे वैसे आता है N1+N2, तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया? N2 को इग्नोर कर दिया, तो N2/N1 आ गया। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, शुगर के बारे में। तो इसका मास पर मोलर मास लिख के आपका ये आ जाएगा। इस पे बेस न्यूमेरिकल 3 मास का। डेफिनेशन आपने इसमें क्या क्या करना है? डेफिनेशन, फॉर्मूला और एनसीईआरटी में इसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल है वो करने हैं। इसमें से एक चीज आपको आ सकती है, इन सब में यही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी यही करना है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। ऑस्मोसिस में डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। इसमें से वन वन कोई ना कोई आपका 3 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा, बोर्ड में जरूर आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं प्योर वाटर को यहाँ पे, ये भी इससे रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चीजें दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन सेम है। फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राई टू बॉयल प्योर वाटर, तो ये कितने डिग्री पे इवेपोरेट होगा, बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैंने 5 ग्राम शुगर डाल दी, 5 ग्राम शुगर, और इसको बॉयल करूंगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 102 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द surface is occupied by sugar particle, और now I need more heat, बॉयल करने के लिए मुझे ज्यादा हीट चाहिए, टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यहाँ मतलब जितने चाहिए वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए, नाउ आई नीड मोर हीट, तो उसकी वजह से 102 डिग्री हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री बढ़ गया, यहाँ आप कह सकते हो 2 केल्विन बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सेम ही चीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। वेपर कम बन रहे हैं तो मुझे बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा टीबी इजिकल टू केबीएम, ठीक है, मैंने तो ऐसे लर्न करा था, डेल्टा टीबी इजिकल टू कफम, डेल्टा टीएफ इजिकल टू कफम एंड डेल्टा टीबी इजिकल टू कबम, मैंने ऐसे लर्न करा हुआ है। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको आपने कैसे लर्न करना है ऑस्मोसिस को? ऑस्मोसिस आप कहोगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोसिस, तो इसका सिंबल है पाई इक्वल टू सी आर टी। इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट।
तो डेफिनेशन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन यू शुड नो इट, लर्न करना है एनसीईआरटी से सारा करना है। रिवर्स ऑस्मोसिस और इसका फॉर्मूला सब करना है इसमें से, ठीक है। और ये ग्राफ 1 मार्क का आ जाता है, शो द ग्राफ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, 1 मार्क के ग्राफ आ जाते हैं बनाने। तो ये भी बनाने, फॉर्मूला न्यूमेरिकल करने, इसके बेस्ड फॉर्मूले करने और ये सारे करने। रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखो जैसे ऑस्मोसिस हो रही है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, इन ऑस्मोसिस व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट पार्टिकल, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में एंटर करते हैं। ऑस्मोसिस ये है, देखो ऑस्मोसिस ये है, और रिवर्स ऑस्मोसिस ये हो गई। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इफ वी एग्जर्ट प्रेशर, हमने इस साइड प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, अब आपका जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ सॉल्वेंट जाने लग जाता है, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सॉल्ट हैं या कुछ और डिसॉल्व हैं, तो जब आप इसमें प्रेशर लगाओगे तो प्योर वाटर विल गोज इन दिस इनटू दिस डायरेक्शन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसका नाम भी पूछ लेते हैं, सेलुलोज एसीटेट, तो उसका नाम भी पूछ लेते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन यूज होती है, तो 1 मार्क का ये आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आएगी, इसकी कंडीशन आएगी और इसका यूज आएगा। यूज कहाँ यूज होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें आप चैप्टर में कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका यूज जरूर आएगा। अब इसका ऑस्मोसिस इन प्लांट एंड एलिमेंट, तो इसमें इसको पढ़ने से पहले हमें करना पड़ेगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऑस्मोसिस का ही पार्ट है ये, उससे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं नंबर 1, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपके हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, नंबर 1 इनकी डेफिनेशन सबकी करनी है, ठीक है। ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, आइसोटोनिक मीन्स हैव सेम कंपोजिशन बोथ साइड। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड सेल है, उसकी कंपोजिशन होती है 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। जैसे NaCl को मैंने 0.9% मीन्स इतना मास और इतने वॉल्यूम में परसेंटेज है, ठीक है। अगर मैंने इसे सेम सॉल्यूशन में रखा है, 0.9 मेरे ब्लड सेल है और मैंने इसका सॉल्यूशन का कंपोजिशन भी इतना ही लिखा है 0.9%, और मेरे ब्लड सेल का कंपोजिशन मेरा ये 0.9%, तो इसको मैं कहूँगी आइसोटोनिक। अगर मैंने ब्लड सेल का कंपोजिशन 0.9 है, 9% मास अपॉन वॉल्यूम, इसको मैंने इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड में रख दिया सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल 2% में रख दिया, तो मैं इस सॉल्यूशन को कहूँगी हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स ज़्यादा। और अगर ब्लड सेल को मैंने इसमें रख दिया, ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसमें उसकी कंसंट्रेशन ब्लड सेल से कम है, फॉर एग्जांपल 0.5% में रख दिया, तो इसको मैं कहूँगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ब्लड सेल की मैं कंपोजिशन यहाँ सेम रख रही हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तो ये आपको जरूर अंडरस्टैंड करना है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। बस इसमें ये चीज़ लर्न कर लेना कि ब्लड सेल की जो है कंपोजिशन 0.9% है, तो ये जरूर लर्न करना पॉइंट ही। इतना कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें पूछते हैं फिर हाइप हाइप ब्लड सेल अगर इसी कंपोजिशन में डाल दी, 0.9% वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, आप कहोगे नो चेंज। हाइपरटोनिक में डाल दी तो आप कहोगे इट विल श्रिंक। हाइपोटोनिक में डाल दी तो इसमें से पानी अंदर जाने लग जाएगा, तो इट विल बस्ट। तो ये तीनों कंडीशन आती हैं। पूछ लेते हैं वो कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीनों में से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये देखो लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इसमें से ये बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अब ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हम कर रहे हैं तो इसका यूज भी आएगा। यूज नंबर 1,
वही आपको जो नंबर 1 बताया था एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका नाम पूछ लेते हैं, तो इसको लर्न करना है ज़रूरी। इथाइलिन ग्लाइकोल कहाँ यूज़ होता है? कार रेडिएटर में होता है, हिल स्टेशन में। तो उसकी वजह से क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाते हैं। तो जो चीज़ आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर कहाँ तक हो जाता है? -5 डिग्री पे भी वो फ्रीज़ नहीं होगी। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट में काम आएगा। डी-आइसिंग एजेंट, कॉमन सॉल्ट एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो डी-आइसिंग एजेंट पूछ सकते हैं, नेम 2 डी-आइसिंग एजेंट यूज्ड इन हिल स्टेशन। इनका यूज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो, आपका जो हिल स्टेशन पे स्नो आ गई, यहाँ पे स्नो, बिकॉज़ ऑफ स्नोफॉल स्नो आ गई, सो ग कार कैन नॉट वी कैन नॉट यूज़ कार ऑन दिस हिली एरिया। सो टू मेल्ट द स्नो, आप इसमें क्या करोगे? स्प्रिंकल करोगे सॉल्ट को, NaCl आप इसमें डालोगे। तो जो इसका स्नो का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। NaCl डालने से इसका कुछ कम हो जाएगा, जैसे -5 हो गया या -10 हो गया। तो उसकी वजह से ये जो स्नो है मेल्ट हो जाएगी, उसकी वजह से कार वगैरह यहाँ पर जा सकती है। तो इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। डी-आइसिंग एजेंट क्या है? डी-आइसिंग एजेंट हिल स्टेशन के लिए बताओ। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का नाम बताओ, इसका यूज़ बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो 1 मार्क रीज़निंग क्वेश्चन में आ सकते हैं ये। इसको बोलेंगे हम रीज़निंग क्वेश्चन। इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो हर चीज़ आ सकती है। बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर कहेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताओ, तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ लेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टेक प्लेस बाय विच प्रोसेस। उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो आप कहोगे बाय ऑस्मोसिस। तो प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, कहाँ से? रीच टू टॉप। तो पानी जो है रूट से ट्री के टॉप तक कैसे पहुंचता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। तो सेल सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो वहाँ पे धीरे ऐसे ऐसे एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं। रेड ब्लड सेल, जब वही बताया आपको, पानी में रखेंगी, पानी मीन्स हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी उसमें अंदर जाने लग जाएगा, तो एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं उसको। पानी बाहर आएगा तो उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे एक टर्म नहीं दिया हुआ, एंडोऑस्मोसिस दिया हुआ है, एक्सोऑस्मोसिस नहीं दिया हुआ, तो आपको वो भी लर्न करना है। तो ये नहीं कि जो इसमें दिया हुआ है आपने वही करना है। ये सारा मटेरियल मैं सीबीएसई स्पोर्ट मटेरियल से आपको अभी इसके टिप्स दे रही हूँ। ठीक, एडिमा क्या है बेटा? इसमें ऑस्मोसिस का एक यूज एडिमा भी है। तो ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट बाय ए पर्सन, टिश्यूज बिकम पफी। तो आपकी बॉडी, कई बार आपने देखा होगा, आपकी मम्मा के पैर में ज़्यादा थिक हो जाते हैं, वाटर इसमें रिटेंशन हो जाता है, तो पैर आपके स्वेलिंग हो जाती है उसमें। तो इट इज़ कॉल्ड एडिमा। ठीक है? ज़्यादा सॉल्ट ले लो, तो सॉल्ट की वजह से क्या होगा? सॉल्ट, सेल में सॉल्ट आ गया, तो आस-पास के सेल का पानी इसमें आने लग जाएगा। हाइपरटोनिक, इसमें जो बाहर का सॉल्यूशन है हाइपो हो जाएगा, सेल हाइपर हो जाएगी, तो इसमें, तो उसकी वजह से स्वेलिंग आने लग जाएगी पैरों में, हाथ-पैरों में, ज़्यादा नमक खाने वालों के। ठीक है? रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टिश्यूज़ ड्यू टू ऑस्मोसिस। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग। अब जो मीट पड़ा है, अगर मीट है, ठीक है, मीट में कई लोग क्या करते हैं? सॉल्ट लगा देते हैं, तो वो क्या होगा? खराब नहीं होगा। और जैसे फ्रूट में लगा दिया, फ्रूट में कैसे लगाया? जैसे अचार आप पिकल डालते हो, पिकल में भी तो आप वही सॉल्ट ही डालते हो, सॉल्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? शुगर, शुगर में भी आप डालते हो, आपके जो मुरब्बे वगैरह होते हैं उसमें। अगेंस्ट, अब इस कैसे करता है? ऑस्मोसिस से क्या होता है? जो उसमें बैक्टीरिया आने होते हैं, बैक्टीरिया से क्या होता है? नमक से क्या होता है? बैक्टीरिया के जो अंदर का जो वाटर है निकल जाता है और उसको किल कर देता है। तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूज वाटर। तो बैक्टीरिया के अंदर का वाटर ही निकल गया, सारा मर गया वो। ऐसे ही ये बैक्टीरिया जो फ्रूट में है, वो भी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो बैक्टीरिया के अंदर का सारा पानी बाहर आ जाएगा, एंड इट विल किल बैक्टीरिया। तो उसकी वजह से वो उसमें रेंसिडिटी नहीं होती। पिकल में यूज होता है, पूछ लेंगे पिकल में कौन सी प्रोसेस से होता है, प्रिजर्व कैसे करोगे। ठीक है? डेड बॉडी स्वेल अंडर द वाटर ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। कोई बॉडी वो कह रहे हैं डूब गई पानी में, वाटर के अंदर कोई बॉडी पड़ी है, तो बॉडी में क्या है?
सॉल्ट हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो पानी इसके अंदर जाएगा, पानी बॉडी फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो ये सारे इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा 1 मार्क का। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ गॉट एडवांटेज ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये जो हम सारी कोलिगेटिव हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसका यूज़ क्या है? देखो ये हमने सारी पढ़ी हैं। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस लिए काम आती हैं? अगर हम इसका देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट करा 100 डिग्री सेल्सियस और मैंने इसमें शुगर मिला दी, तो इसका आ गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी मेरा क्या आ गया? हम इसको कह सकते हैं 2 केल्विन आ गया डिफरेंस, 273। तो इसको अगर मैं केल्विन में लूँ तो इसको हमारा हो जाएगा 373 केल्विन, 100 डिग्री 373 केल्विन हो जाएगा ना। और अगर इसमें केल्विन में ले तो 375 केल्विन, 2 डिग्री राइज़ हो गया। 273 केल्विन 0 डिग्री होता है और 373 केल्विन आपका 100 डिग्री, और 2 डिग्री बढ़ गया तो 375 केल्विन हो गया। तो आपका डेल्टा टी भी आ जाएगा 2 के, 2 आ गया बेटा। तो के भी आपको गिवन होगा, और आपका मास आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 ग्राम शुगर आपने डिसॉल्व करी है वाटर में, शुगर का मोलर मास आपको पता होगा। और आपको कितना पानी लिया ये भी पता होगा, ठीक है? तो उससे आप अगर मोलर मास अगर आपको नहीं पता, अननोन है, इसका आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने आपको शुगर दी है, मैंने आपको शुगर का पाउडर बना दिया और एक बच्चे को सॉल्ट का पाउडर बना के दे दिया। मैंने आपको फिर उसको कहा बताओ ये शुगर है कि सॉल्ट है बेटा? तो इस मेथड से यू कैन फाइंड आउट कि वो शुगर है कि सॉल्ट है, उसके मोलर मास आपको एग्ज़ैक्ट आ जाएगा। तो दीज़ ऑल मेथड्स, देखो इसमें सब में मोलर मास है, सब में मोलर मास है, आप किसी भी चीज़ का मोलर मास निकाल सकते हो उससे। अननोन चीज़ का मोलर मास निकालने में तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। इसमें भी यहाँ पे मोलर मास होता है। तो ये अब इनका यूज़ क्या है इतने सारे मेथड्स का? तो यू कैन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंस। हमें हमें हमने एक्सपेरिमेंट करा था, तो हमारे सर हमें बताते नहीं थे उन्होंने हमने क्या दिया है, ठीक है? तो हम इसे एक्सपेरिमेंट से करते थे कि कितना डिफरेंस आया है। इसको बॉयल करा, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते थे, फिर शुगर डाल के निकालते थे, फिर इसका डिफरेंस देखते थे, फिर सर हमें बताते थे, इसका केबी हमें देते थे, गिवन होता था। जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 ग्राम शुगर ले ली, मुझे पता नहीं मैंने क्या लिया, आई डोंट नो, दैट वाज़ नॉट, नेम ऑफ द कंपाउंड वाज़ नॉट गिवन टू मी, ठीक है? वाटर मैंने कितना ले लिया ये भी था, तो मोलर मास आई कैन फाइंड आउट, तो मेरा मोलर मास शुगर के हिसाब से आएगा, और जो दूसरे बच्चे को दिया है सर ने, तो उसका NaCl के नाम उससे आएगा। ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये ज़रूर याद करना है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ। तो ये क्या होते हैं ये पूछ लेंगे, केएफ हाउ दे आर रिलेटेड टू डेल्टा टीएफ, रिलेशनशिप पूछ लेंगे इसमें, डेफिनिशन, फार्मूला, न्यूमेरिकल सब पूछ लेंगे। तो इनके नाम भी लर्न करने, कई बार इस नाम से दे देते हैं। ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने ये वाटर है, मैंने इसको आइस बनाना है, तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट बिकम इक्वल टू लिक्विड स्टेट, जब ये वेपर प्रेशर बैठ जाएंगे, वेपर जो उड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगी चीज फ्रीज हो गई। ये देखो यहाँ पे फ्रीज, यहाँ पे फ्रीज हो गई, जितना यहाँ पर है फ्रीज मतलब नो वेपर, और ये नीचे बैठ गए तो नो वेपर। तो जब दोनों के वेपर सेम हो जाते हैं सॉलिड और लिक्विड के, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है जी, जैसे आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर में थोड़े वेपर होते हैं हर लिक्विड के ऊपर, तो जब मैं सॉल्ट मिला दूंगी तो जो वही फॉर्मूला यहाँ लगा था कि सॉल्ट मिलाने से वेपर कम है। तो अब ये देखो, पहले 2 वेपर थे, अब सॉल्ट मिलाने से सम सरफेस इज़ कवर्ड बाय सॉल्ट, तो अब 1 वेपर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जल्दी आ जाएगा। जल्दी का मतलब अगर मेरी कोई चीज़ 273 केल्विन पे फ्रीज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 273 केल्विन पे आपकी मेरी कोई चीज़ फ्रीज़ हो रही है, तो फिर किस पे होगी, तो उसका -2 या -5 डिग्री या -10 डिग्री उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, सॉल्ट मिलाने से या कोई शुगर मिलाने से या कुछ मिलाने से। -10 डिग्री। तो इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग ऑफ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पे बेस्ड हम, इससे भी हम किसी भी अननोन चीज़ का मोलर मास निकाल सकते हैं। इस अगर इसका हम एक्सपेरिमेंट करें तो। ये टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ होती है, टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ ए अननोन सब्सटेंस या गिवन सब्सटेंस, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस की डेफिनिशन सब करनी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, फॉर्मूला बेस्ड ऑन इट। तो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है जहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, तो दोनों फॉर्मूले लगा के आपको उससे फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन करनी है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करनी है। ये ग्राफ कई बार आते हैं तो ये ग्राफ बनाने हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो ये कहाँ काम आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? मोलर मास निकालने के लिए काम आती हैं। अब वो कह रहे हैं मोलर मास निकालो, तो कह रहे हैं सबसे अच्छी मेथड कौन-सा है मोलर मास निकालने के लिए? तो कह रहे हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ द एडवांटेज ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कह रहे हैं मोलर मास निकालने के लिए मेथड 1 अच्छा है, या डेल्टा टीबी वाला अच्छा है, या डेल्टा टीएफ वाला अच्छा है, या ऑस्मोटिक प्रेशर वाला अच्छा है। तो कह रहे हैं सबसे अच्छा मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला अगर हम निकालेंगे तो। ठीक है? वो कह रहे हैं क्यों है भई? ठीक है? तो नंबर 1 ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है मुझे ज़्यादा, एपरेटस की ज़रूरत नहीं है, हीटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? गिव लार्ज measurable values for molar mass and molarity of the solution is used instead of molality। तो इसमें लार्ज मेजरेबल वैल्यू उसकी वैल्यू अच्छी आती है, तो हम इसे आराम से वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा है दूसरों के हिसाब से। और इसमें इसमें एक एनसीईआरटी में और भी दिए हुए हैं इसमें पॉइंट 2-3 कि जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड है या कोई और है, तो हायर टेम्परेचर पे वो आपके डिकम्पोज़ हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से आप बायोमोलिक्यूल का भी मोलर मास आराम से निकाल लेते हो। ये पॉइंट इसमें नहीं है, तो आपने वो भी करना है। जो चीज़ एनसीईआरटी में है, अगर इसमें नहीं है तो आपने वो भी करना है। अगर एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, दूसरा मिसिंग है, तो आपने वो भी करना है। सबसे पहले बेटा यही होता है कि एक्सपेंड योर क्वेश्चन, एक्सपेंड योर अवेलेबल मटेरियल। तो अगर एक चीज़ है, अब दूसरी अब आप कहो यहाँ तो है नहीं, मैं तो क्यों करूँ? एनसीईआरटी में गिवन है तो एनसीईआरटी आपने फॉलो करनी है प्रॉपर। तो जो चीज़ अगर एक पॉइंट है इसमें, दूसरा नहीं है, तो वो भी आपने वहाँ से करना है। तो अब इसमें आ जाएगा कंडीशंस फॉर नॉर्मल मोलर मास, एक्यूरेट वैल्यू। अब मैं कह रही हूँ मैंने चारों मेथड किस लिए यूज़ करे हैं? चारों मेथड हमारे कौन से हैं? एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमने चारों मेथड यूज़ करे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए। कौन-कौन से हमारे मेथड है, हमारे चारों मेथड जिससे हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाला है? नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। तो हमारे चारों मेथड ये हो गए हैं। ठीक है बेटा? अब वो कह रहे हैं इससे हमने क्या निकाला है? हमने इससे क्या निकाला है? मोलर मास। ये चारों मेथड आपको याद रखने हैं कि हमारे 4 मेथड है। ठीक है? हमने क्या निकाला है? मोलर मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और अननोन सब्सटेंस। वो कह रहे हैं अच्छा भई निकालो इससे मोलर मास, तो हमेशा सही वैल्यू आएगी। कह रहे हैं मान लिया अगर मैंने NaCl का मोलर मास निकाला, तो Na का 23 और कितना है? क्लोरीन का 35.5, तो इतना आना चाहिए। तो कह रहे हैं तो मेरा इसको टोटल करके क्या आया? जो भी आया इसको तो मेरा उतना ही आएगा। कह रहे हैं जी नहीं जी, कई बार गल गल ये चीज़ें प्रोसेस गलती कर देते हैं। तो क्या गलती करते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। ठीक है? कंडीशन फॉर नॉर्मल मोलर मास, कह रहे हैं एक्यूरेट वैल्यू कब देगा, और कई बार गलत दे देता है। तो कह रहे हैं मोलर मास आप निकाल रहे हो चारों मेथड से, इससे निकाला मास ऑफ मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, इससे निकाला, थर्ड मेथड से निकाला, फोर्थ मेथड से निकाला, तो हमेशा सही आएगा क्या? वो कह रहे हैं नहीं जी, गलती भी आ सकती है। कब आएगी गलती मोलर मास में आपके? नंबर 1 तो उसको बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। नंबर 1 जब सॉल्यूशन आपका डिसोशिएट होता है या एसोसिएट होता है, तब आपका एब्नॉर्मल मोलर मास बोलते हैं कि गलती आ गई। फॉर एग्जांपल व्हेन मोलर मास ऑफ a substance become higher or lower than its associate after its association or dissociation, it is called abnormal molar mass। For example if we find out molar mass of KCl, तो बेटा आपका कितना आना चाहिए? ये KCl का 74.5 ग्राम पर मोल आना चाहिए। बट जब हम इसको निकालते हैं तो बेटा कितना आ जाता है इस मेथड से? अब मैं तो मेथड यूज़ कर रही हूँ ये। फॉर एग्जांपल मेरे मैडम ने या सर ने मुझे दिया है, KCl दे दिया, कह रहे हैं इसका मोलर मास निकालो इस मेथड से, सेकंड वाले मेथड से, डेल्टा टीबी वाले मेथड से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। मैंने निकाला, आना चाहिए था मेरा इतना 74.5 आ गया, 30 का हाफ आ गया। तो मैंने कहा सर ये है जो मेरा कंपाउंड आपने दिया है ये होगा, तो केसीएल तो है ही नहीं। मैं कहूँगी ये तो है ही नहीं केसीएल। सर कहेंगे केसीएल है, मैं कहूँगी सर इसका मास तो निकला नहीं, तो ये गलत है। तो इसमें क्या है बेटा, इफ कंपाउंड अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, फॉर एग्जांपल अगर आप केसीएल को वाटर में डालोगे तो इट विल डिसोशिएट हो जाएगा। इसमें किसमें डिसोशिएट हो जाएगा? इट विल डिसोशिएट इनटू
के प्लस, फॉर एग्जांपल केसीएल को अगर मैं वाटर में डालूँगी तो इट विल डिसोशिएट इनटू, पानी में हमने डाल दिया तो के प्लस एंड सीएल, के प्लस एक्वस एंड सीएल, सीएल आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, एक्वस में तो 2 मॉलिक्यूल मिल गए। और हमारी जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब देखो नंबर पहले मैंने, मेरे हिसाब से तो मैंने 1 लिया है, केसीएल 1 पार्टिकल था, अब पानी में डिसॉल्व होके टूट गया तो मेरे 2 पार्टिकल हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 हो गई। ठीक है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनवर्सली अगर इसमें फॉर्मूला लगाती हूँ मोलैरिटी का, तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोलर मास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या हो जाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आ जाती है। तो डिसोसिएशन अगर होगा तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस आ जाएगी, तो मास मेरा कितना आ जाएगा? मोलर मास। तो देखो मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए तो ये हमारा मोलर मास मेरा क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास मेरा क्या हो जाएगा? लेसर आ जाएगा, इतना आता है। एसोसिएशन के केस में ज़्यादा आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके एसोसिएशन में आपके बेटा कौन-कौन से आपके कोर्स में एसोसिएशन के केस आपके बता देती हूँ। एसोसिएशन के केस में बेटा आपके 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी गलती करते हो, आप मिस्टेक करते हो बोर्ड में। आप लिख सकते हो, आपके एक बेंजोइक एसिड का केस है C6H5COH, C6H5COH, और एक है आपका एसिटिक एसिड का केस जो आपने यहाँ समझना है CH3COH, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक यही करते हैं। ठीक है, तो जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे आपका ये है बेटा। अब एक बच्चे ने C6H5COH को वाटर में डिसॉल्व करा तो ये होगा इसका डिसोसिएशन, तो ये किसमें टूट जाएगा? C6H5COO माइनस प्लस H प्लस। और अगर ये किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा या CH2 में करेगा तो इसका हो जाएगा एसोसिएशन, तो हो जाएगा बेंजोइक एसिड का डाइमर बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का डाइमर बन जाएगा। बुक में इसकी फिगर भी दिया हुआ है, तो ये आपने देखना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू है, तो वो कह रहे हैं जो गलत मोलर मास आ रहा है तो उसको आप करेक्शन कैसे करोगे? आई पुट करके। तो अगर आपका शुगर है बेटा, शुगर दिया हुआ है आपके एक न्यूमेरिकल में, इसके बेस न्यूमेरिकल एक 3 मार्क्स का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अगर शुगर दिया हुआ है तो आप आई नहीं लगाओगे, इनमें आई नहीं लगाओगे। और अगर NaCl है, वाटर में दिया हुआ है तो आई लगाओगे, NaCl वाटर में दिया हुआ है तो आई लगाओगे, यहाँ पर दिया हुआ है तो भी आप आई लगाओगे। ऐसे ही एसिटिक एसिड का सेम 2 केस है। अगर CH2 में डिसॉल्व करा तो डाइमर बन जाएगा और वाटर में करा तो डिसोशिएट हो जाएगा। तो आई इसमें एसोसिएशन के केस में क्वेश्चन आता है कि अगर एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? आप लिखोगे लेस देन 1। इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 1। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आएंगे इसके बेस्ड 1 मार्क का। तो NaCl, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, शुगर, मेन 4 केस आपको समझने हैं। शुगर अगर होगा तो आई नहीं लगेगा किसी में भी प्रॉपर्टी में, क्योंकि इट नीदर डिसोशिएट और नॉर एसोशिएट। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल हो गए और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक यू।